आवश्यकता की आज बोला जा रहा है। जी जी, सही कहा आपने। और इस चर्चा में बहुत सारे बिंदु निकल कर आ रहे हैं। गिरीश भाई, आपके पास आता हूँ। जो बात अक्षय जी ने कही, हरि भाई ने और मीनू जी ने कही, उसमें से बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें से अनर्थ भी निकाल रहे हैं, लेकिन नूरा कुश्ती है या नहीं है, पर स्थितियां उतनी कॉर्डियल है नहीं एक्चुअली। क्योंकि अगर पहले कभी इस किस्म की जो अटैक होते थे, वो बातें अंदर सॉल्व कर ली जाती थी, पर्दे के पीछे हो जाती थी। जो भी कुछ होता था पर्दे के बाहर नहीं आता था। मैंने नहीं देखा, मेरी मतलब इट्स माय 68th ईयर रनिंग सर। मैंने मेरे फादर भी आरएसएस के कट्टर सपोर्टर थे उसके, और काफी क्लोज थे उनके वो। लेकिन मैंने कभी उसको बाहर खुल के आते हुए नहीं देखा था। ये और बात है कि आज की जो आरएसएस, वो ईमानदारों की आरएसएस नहीं है, वो बेईमानों की आरएसएस है। महा करप्ट है वो लोग, उनके पास पैसे ही पैसे आज की डेट में। तो पुराना जो चरित्र था कि सेवा करने का, वो सेवा वह सब खत्म हो चुकी है। मेवे की बात करो तो सेवा ही नहीं है, अब सिर्फ मेवा ही मेवा है। कौन कितना मेवा दे सकता है। लेकिन फिर भी इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे घटनाक्रम को आप अपने चश्मे से कैसे देखते हैं? दिनेश जी, एक क्रोनोलॉजी इनका एक फेमस वर्ड है, आप क्रोनोलॉजी देख लीजिए। 2014 में हिंदू खतरे में था तो राम मंदिर वाला एपिसोड चल गया। 2019 में हिंदुस्तान खतरे में था तो पुलवामा हो गया। अब 24 में उन्होंने कुछ बोला नहीं तो रातों रात आरएसएस को ध्यान आया, अरे आरएसएस ही खतरे में है, तो अब वो चालू हो गए। क्योंकि अभी इस वक्त तो मुद्दा है नहीं कुछ। ये नूरा कुश्ती आप जो बोल रहे हो सही। इसका एक मैं आपको एक उदाहरण दे दूं। 3 दिन पहले नागपुर के टाइम्स ऑफ इंडिया सिटी एडिशन में एक लेख लिखा है कि 936 वॉलंटियर्स, जो इनका कार्यकर्ता विकास वर्ग होता है 2 फाइनल ट्रेनिंग करके निकलने वालों का, उसमें 111 टीचर थे। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि उसमें 5 मैती भी थे जो मणिपुर के थे। और वो बता रहे हैं कि आसाम में 1000 कैंप और मणिपुर में 100 कैंप चल रहे हैं। तो मणिपुर में 100 कैंप चलने के बाद आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट नहीं आ रही थी मोहन भागवत जी को कि वहां पे क्या हो रहा है। ये तो जब इनको लगा कि अब तो कुछ कोई खतरे में नहीं है, आरएसएस ही खतरे में है, क्योंकि पूरा ही तो हाईजैक करके ले गए मोदी जी, तब इनको ब्रह्म ज्ञान हुआ और सब बोलने लग गए ये अहंकार नहीं चलेगा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप एक सिस्टम देख लीजिए। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि जनवरी 2000 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत एक अच्छा लेख लिखा था, आरएसएस द गेम प्लान। उसमें उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि भाई पहले आप ओपोजिशन को बिल्कुल नाकारा साबित कर दो, सब पूरा कुछ उनसे कुछ होने वाला नहीं है, अभी जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है, वो इन्होंने कर लिया। उसमें फिर ये अपना रामदेव जी को ले आए, सबको ले आके उन्होंने बहुत बड़ा एक पॉम्प शो किया कि भाई टोटली करप्ट है, और उसमें वो सक्सेसफुल रहे। पार्ट 2 था कि आप ऑर्गेनाइजेशन सारे हिंदुस्तान के उसको आप नाकारा साबित कर दो। सीबीआई एजेंसी निकम्मी है, कोर्ट्स निकम्मी है, सारे निकम्मे है, सीएजी निकम है, वो भी वो सक्सेसफुल हुए। थर्ड इनका जो होता था कि भाई आपने पूरी संविधान को ही खत्म कर देना है। तो संविधान को खत्म कैसे करेंगे कि भाई उसमें इनका एक प्रोग्राम होता था कि भाई एक साधु सभा होगी और एक होगी आपकी रक्षा सभा। वो साधु सभा में साधु लोग मिलकर प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे, वो मिनिस्टर्स बनेंगे, और रक्षा सभा आर्मी और कोर्ट का टेक ओवर करेगी। मतलब ये इनका प्रोग्राम पक्का था। अभी आप हिस्ट्री में जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी ने इनको जो 2 पॉइंट थे कि राम मंदिर बनाना है और 370 हटाना है, तो आडवाणी जी ने इनडायरेक्ट प्लान किया था कि उन्होंने यूएन में जाके बलूचिस्तान में आग लगा दी कि बलूचिस्तान अगर टूट जाता है तो पीओके के साथ हम ले लेंगे। उनका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर जैसे ही वो जिन्ना की मजार पे गए, ही वॉकड आउट ऑफ द फ्रेम ऑफ आरएसएस, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब मोदी जी ने 2 काम तो कर दिए, तीसरे काम में उनको लगा कि ये हिंदू मुस्लिम वाले कार्ड में थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने रूबीकात के प्रोग्राम में बड़े सेंटिमेंटली बोल दिया, मेरे घर पे तो ईद में हमारे नेबरों मुस्लिम नेबर से खाना आता था। वो उसके 24 घंटे में आप चेंज देखिए कि जो भी बोला गया हो, उन्होंने सीधा मंगलसूत्र पे आ गए, भैंस पे आ गए। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि दिसमैन हरिभाई उनको अच्छे जानते हैं, वो इंपल्सिव आदमी है, वो अपने सेंटिमेंट भी नहीं रोक पाते और सुन भी नहीं पाते। तो उन्होंने इमीडिएट रिएक्शन दे दिया। और फिर कहीं से मालूम पड़ गया कि भाई अडानी अंबानी तो राहुल को भी पैसा दे रहे हैं, तो वो भी बोल दिया कि टेम्पो भर भर के पैसा जा रहा है। तो उन्होंने सारे अपने वो फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि वो तीसरा टारगेट अचीव नहीं कर पाए, लगा कि आरएसएस अब सपोर्ट नहीं करेगा, तो उन्होंने आरएसएस पे ही अटैक शुरू कर दिया। अब ये घबराहट की पूरा माहौल है।
तो आरएसएस अगर इनके साथ नहीं मिला होता तो मणिपुर का एपिसोड पहले ले, तो उसके बाद तो काफी कुछ हुआ था। उन्होंने गलती से उनको नोटबंदी में भी सपोर्ट किया था और आरएसएस का ही गेम प्लान था। हरि भाई अच्छी तरह से जानते हैं कि गोवा कन्वेंशन में जब आडवाणी का नाम हटा के मोदी जी का रखा गया, तब बाहर निकल के सबसे पहले वाजपेयी जी ने आडवाणी को फोन करके ये बोला था कि लाल आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप पछताओगे, क्योंकि वो मोदी जी का कैरेक्टर अच्छे से जानते थे। लेकिन क्योंकि प्रमोद महाजन की थियरी अडॉप्ट करके वो नहीं, प्रमोद महाजन हेल्प नहीं करता, तो उन्होंने अडवाणी का या गौतम अडानी वाला पूरा गेम सेट करके वो उतना ही पावरफुल हो गए। तो अभी दिस इज वॉर बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रूलर। लेकिन ये बात सही है कि गुजरात में अगर आरएसएस है वो पैन इंडिया है, उनके हर स्टेट में, इवन तमिलनाडु सब जगह उनके कैरेक्टर लगे हुए वर्कर। मोदी जी का अगर होल्ड होगा भी कहीं तो ज्यादा गुजरात में और थोड़ा सा यूपी में, लेकिन यूपी ने भी सबक सिखा दिया है। लेकिन डेंजरस थिंग इज कि अगर वो थर्ड प्लान में मोदी जी का रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए मोहन भागवत जी अगर योगी को ढूंढते हैं और उसको बिठाते हैं फिर वो हिंदू कार्ड खेलने के लिए, देन दिस विल बी वेरी डेंजरस। जी बिल्कुल, मैं दूसरे चक्र में आता हूं और उत्तर काफी छोटे रखेंगे, समय की कमी है। मीनू जैन जी, लगता है